नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में किरोड़ी नाम का सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो बड़ा ही उद्दंड स्वभाव का था। लोगों के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना उसका स्वभाव था। और किसी की भी चीज़ उठाकर अपने घर ले आता था और कहता था ये मेरी है। चोरी चकारी भी करने लगा था। और स्त्रियों के तरफ तो उसका विशेष आकर्षण था। लड़कियों को देखकर वह आंख मारता और उन्हें छेड़ता था। उसके इस स्वभाव से सेठानी बड़ी परेशान थी कि छोटी उम्र में ही वह ये सब काम करता है, जब बड़ा होगा तो इसका क्या होगा। सेठ सेठानी को बड़ी चिंता रहती थी। सेठ के पास कई एकड़ जमीन और फलों के बगीचे थे। एक दिन उस सेठ के बगीचे में एक साधु आया। सेठ ने अपने बेटे मोहन के बारे में साधु से पूछा तो साधु ने कहा कि तुम्हारे बेटे को देखकर ही मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। तब सेठ ने साधु को अपने घर आने के लिए कहा। साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरे रहने और खाने की व्यवस्था मत करना, क्योंकि मैं किसी के घर रुकता नहीं हूँ और भोजन भी स्वयं बना कर खाता हूँ। फिर दूसरे दिन से जो साधु है सेठ के घर पहुँच गया। सेठ ने अपने बेटे मोहन के बारे में जो साधु को बताया था। घर पहुंचने पर सेठ ने मोहन से साधु को मिलवाया। साधु ने मोहन को बड़े ध्यान से देखा और कहने लगा कि तुम्हारा ये जो बेटा है तुम्हारे लिए बड़ा ही अशुभ है। यह बड़ा ही अभागा है। तुम इसके हाथ से कोई भी शुभ काम मत करवाना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यह बात सुनकर सेठ सेठानी को बड़ी चिंता हुई। कहने लगे इसका कोई निवारण तो होगा। साधु कहने लगा है, पर अभी नहीं, बताऊंगा। इसमें समय है, जब तुम्हारा छोटा बेटा हो जाएगा तभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। यह कहकर साधु चला गया। वह कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। सेठ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए सेठ को भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष के बाद सेठ के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। सेठ ने उसका नाम गोपाल रखा। फिर समय बीतता गया। 2 वर्ष बीतने के बाद साधु फिर एक दिन सेठ के घर आया। साधु को देखकर सेठ बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। अब तो आप मेरे बड़े बेटे के बारे में कुछ निवारण बता दीजिए। तब साधु ने कहा कि बड़े बेटे से पहले मैं तुम्हारे छोटे बेटे के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारा जो छोटा बेटा है बड़ा ही सौभाग्यशाली है और अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी सौभाग्य लेकर पैदा हुआ है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसका सौभाग्य भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके जीवन में कठिनाइयाँ भी आएंगी जो तुम्हारे बड़े बेटे के कारण आएंगी। तुम्हारा जो बड़ा बेटा है वो बड़ा ही लालची, क्रूर स्वभाव का और स्त्री लंपट है। इसलिए अगर तुम अपने बड़े बेटे का भला चाहते हो तो एक काम करना, अपने बेटे एक से कहना कि ये सदा अपने छोटे भाई के साथ रहे, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई बेटे का दुर्भाग्य तुम्हारे छोटे बेटे के सौभाग्य के कारण बदल सकता है। जैसे किसी अंधे को अगर कोई देखने वाला आदमी जंगल पार कराए तो वह जंगल की भयावह अग्नि से भी बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे छोटे बेटे के सौभाग्य के कारण तुम्हारे बेटे का
जीवन की नैया भी पार लग जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो भी शुभ काम हो अपने छोटे बेटे के हाथों से ही कराना। बड़ा होकर जब भी कोई कारोबार शुरू करे तो बड़ा छोटा बेटा ही करे, धन संपत्ति का लेन देन भी वही करे और सारे ज़मीन जायदाद का वारिस भी वही हो। और तुम्हारे बड़े बेटे का दुर्भाग्य भी इस सौभाग्य में बदल सकता है। इस तरह से तब सेठ कहने लगा, ठीक है साधु बाबा। साधु ये सब कहकर वहाँ से चला गया। उन बातों को 14 वर्ष बीत गए। अब जो मोहन था वो जवान हो गया था और जो गोपाल था वो भी बड़ा हो गया था। तब सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा कि अब तुम शादी के लायक हो गए हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ख्याल रखना कि शादी होने के बाद भी अपने छोटे भाई का साथ मत छोड़ना। वैसे भी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है और तुम अपनी पत्नी से भी कहना कि वह भी तुम्हारे छोटे भाई और परिवार के साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई के सौभाग्य के कारण ही हम लोगों की नैया पार हो सकती है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारा भाई ही हमारे लिए सौभाग्यशाली है। मोहन कहने लगा, ठीक है पिताजी। कुछ दिनों के बाद सेठ ने मोहन की शादी कर दी। जिस लड़की से मोहन की शादी हुई थी वह स्वच्छंद विचारों वाली थी। उसे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन घर में सास ससुर और देवर का पहरा था। वह घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती थी अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से किसी भी समय घर नहीं लौट सकती थी। वह अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही थी। उसे तो आज़ादी चाहिए थी। वह मोहन से कहने लगी कि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, पर जो तुम्हारे पिताजी हैं तुम्हारे छोटे भाई की ही हर बात मानते हैं। कोई भी काम हो कारोबार का तुम्हारे भाई ही लेन देन करते हैं। तुम तो कुछ करते ही नहीं। तुम्हारे पिता तो तुम्हें कुछ जो है हिसाब किताब के पैसे रखने ही नहीं देते। तुम तो केवल मजदूर बनकर रह गए हो। तुम तो सारा दिन काम करते हो और आधा हिस्सा तुम्हारा भाई बैठे बिठाए ले जाता है। मोहन की पत्नी उसके कान भरने लगी और कहने लगी कि तुम अपने पिता से कहो कि वो घर का बंटवारा कर दे। यह बात सुनकर मोहन कहने लगा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं जानती मेरा छोटा भाई बड़ा ही सौभाग्यशाली है। उसी के कारण हम सब लोगों का भाग्य भी बदल रहा है। अगर हम उसका साथ छोड़ देंगे तो हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं रहेगा। अभी तो उसकी पत्नी को घर में आए हुए 1 महीना ही हुआ था। मोहन की पत्नी अलग होना चाहती थी। मोहन से कहने लगी, मैं आपसे कहाँ कह रही हूँ कि तुम अपने पिता से बात करो, मैं ही खुद ससुर जी से इस बारे में बात करूँगी। 1 ही महीने में मोहन की पत्नी ने उसको अपने काबू में कर लिया था। मजाल है कि मोहन अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ बोल दे। वह चुप था। दूसरे दिन मोहन की पत्नी अपने ससुर और सास से कहने लगी कि हमें घर का बंटवारा चाहिए। सेठ जी ने बहू को बहुत समझाया कि तुम ये क्या कह रही हो। तब बहू कहने लगी कि सारा दिन मेहनत तो मेरा पति करता है और बैठे बिठाए आधे का मालिक आपका बेटा बन जाता है। ये कैसी बात हुई? मेरा पति भी तो कारोबार संभाल सकता है। तब सेठ ने कहा, बेटा तुम एक बात नहीं जानती हो, पूरे घर में एक मेरा छोटा बेटा ही सौभाग्यशाली है और सभी
दुर्भाग्य लेकर आए हैं। उसके सौभाग्य के कारण ही हमारे घर की स्थिति अच्छी है। तुम उससे अलग होने की बात मत कहो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी। फिर मोहन की पत्नी कहने लगी, अच्छा तो ये बात है। फिर अगर आपको पता था कि आपका बड़ा बेटा अभागा है तो आपने मेरी शादी उससे क्यों की, अपने छोटे बेटे से क्यों नहीं की। तब सेठ कहने लगा, बहू हम तुम्हें अभागा थोड़ी ना कह रहे हैं, और तुम भी इस घर में बराबर की ये हकदार हो। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो घर का सारा जो काम और तिजोरी की जो चाबी है वो तुम संभाल लो। घर की मालकिन तुम होगी और बाहर का छोटा बेटा गोपाल देख लेगा। लेकिन मोहन की पत्नी तो आज़ादी चाहती थी। वह कहने लगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो घर का बंटवारा चाहिए। हम भी अपनी इच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं और अपनी इच्छा से ओढ़ पहन सकते हैं। तब सेठ ने मोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन भी कहने लगा, पिताजी इतने सालों से आपने मुझे बेवकूफ़ बना कर रखा। मेरे दुर्भाग्य की बात कहकर मेरी पत्नी सही तो कह रही है। आप हाँ उसकी बात मानिए और घर का बंटवारा कर दीजिए। अब जो सेठ का बड़ा बेटा था वो तो जोरू का गुलाम बन चुका था। उसको अपनी पत्नी के सामने और किसी का कोई मोल नज़र नहीं आता था। वह पत्नी के कहे में ही हाँ में हाँ मिलाता था। सेठ ने जो है घर का बंटवारा कर दिया। घर का बंटवारा होने पर मोहन की पत्नी आज़ाद हो गई थी। अब वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी। घर के बंटवारे के बाद सेठ ने जो है गोपाल की भी शादी करने की सोची। उसकी उम्र तो शादी की नहीं थी, केवल 14 वर्ष थी, लेकिन उस जमाने में बाल विवाह हो जाया करता था। इसलिए सेठ ने अच्छी सी लड़की देखकर गोपाल की शादी कर दी। बहू जो घर में आई बड़ी ही संस्कारी थी। सास ससुर की अच्छे से देखभाल करती थी और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। उधर जो मोहन की पत्नी थी अब वो आज़ाद हो गई थी। घर में बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था। मोहन ने सोचा कि इसका कोई भाई तो नहीं है, फिर ये लोग कौन हैं। फिर उसने सोचा, चाचा ताऊ मामा फूफा के बेटे भी तो भाई ही होते हैं। जिसका अपना भाई नहीं होता उनके वे भाई ही मिलने आ जाते हैं। धीरे धीरे जो मोहन था वह बर्बाद होने लगा। खेत में फसल लगाई तो वह खड़ी फसल में आग लग गई और जो फलों का बगीचा था उसमें एक भी फल नहीं आया। और जो घर में संचित धन था वह उसकी पत्नी ने अपने आशिकों पर लुटा दिया था। अब जो मोहन था उसने अपनी ज़मीन जमींदार के पास गिरवी रख दी। 2 साल तो निकल गए थे, लेकिन ज़मीन गिरवी रखने के बाद जो भी धन उसे मिला उसमें 1 साल और निकल गया। उसके बाद तो मोहन के घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। अब उसकी पत्नी मोहन से कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े अभागे हो। कोई इतना बड़ा अभागा भी कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता है। मैं तुम्हारी जैसी कंगाल के साथ अब नहीं रह सकती हूँ। यह कहकर वह जाने लगी। तभी मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, जाने से पहले ये तो बताती जाओ, वे तुम्हारे कौन से भाई थे जो तुमसे मिलने आया करते थे। उसकी पत्नी कहने लगी कि अगर मैं बताऊंगी तो तुम सुन नहीं पाओगे। मोहन कहने लगा, जब तुम्हारे छोड़ जाने की बात
मुझे मैं सुन सकता हूँ तो ये भी सुन सकता हूँ। तब उसकी पत्नी कहने लगी, वो कोई मेरे भाई नहीं थे, वे सब मेरे आशिक थे और मैं अब उन्हीं के पास जा रही हूँ। वह यह कहकर चली गई। मोहन जो है समझ गया था कि उसकी पत्नी जो थी बड़ी ही कुलक्षणी थी, पराये पुरुषों में ही उसका मोह था। मोहन के प्रति तो उसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था, इसलिए वह अपनी पत्नी को भूल गया, क्योंकि अगर वह ये सब नहीं जानता तो शायद वह अपनी पत्नी को याद करके जीवन भर रोता रहा। फिर दूसरे दिन वह अपने भाई के पास गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। तब उसका भाई गोपाल भी उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। जो बेटा अपने माँ बाप की ना सुने वो अपने भाई बहन का क्या होगा। तुम तो अपनी पत्नी की सुनते हो, जोरू के गुलाम हो। जाओ तुम उसी के पास चले जाओ। तब गोपाल की पत्नी कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। जेठ जी तो वैसे ही अंदर से टूट चुके हैं, इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर जा चुकी है और आप भी इन्हें ताने मार रहे हैं। हमें इनका साथ देना चाहिए और इनकी जो ज़मीन जमींदार के पास गिरवी पड़ी है उसे भी छुड़वाना चाहिए और फिर जेठ जी की दोबारा से शादी करवा देनी चाहिए। तब मोहन कहने लगा, नहीं बहू, अब मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब बहू कहने लगी, जेठ जी, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। आपने जो है अपनी पत्नी को समझने में भूल कर दी। अब की बार हम अच्छे से देख परख कर आपकी पत्नी चुनेंगे, उसके साथ आप आराम से रहना। तब मोहन कहने लगी, बहू, आदमी शादी किस लिए करता है, बेटे बेटियों के लिए। लेकिन तुम दोनों ही आज के बाद से मेरे भाई बहन और मेरे बेटा बेटी हो। मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर गोपाल भी अपने भाई से कहने लगा, भाई मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुमसे ये कड़वी बातें कही हैं। उस दिन के बाद से मोहन अपने माता पिता और भाई के साथ ही रहने लगा। गोपाल ने अपने भाई की ज़मीन भी जमींदार से छुड़वा ली। अब पूरा परिवार पहले की तरह खुशहाल रहने लगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।